नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान के एक नए एपिसोड में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए हम आप तक खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान से भी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जब मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तभी तो हमारी फसल भी पोषण से भरपूर होगी। इसी के चलते तो हमारे किसानों का जो रुझान है अब जैविक खेती की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इनमें भी बहुत सी बातें हैं जो ध्यान में रखने की जरूरत है। कौन सी हैं वो बातें, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। बेहतर सेहत की कुंजी जमीन से जुड़ी होती है। जैसी भूमि होगी वैसा ही उससे अनाज मिलता है, यानी मिट्टी में पाए जाने वाले तत्वों को पौधे अवशोषित कर लेते हैं और हमें जो अनाज मिलता है उसमें वो तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर पर अच्छा बुरा असर डालते हैं। हमारे देश के किसान इस बात को बखूबी समझ चुके हैं, इसीलिए तो किसान रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक व जैविक खेती को अपना रहे हैं। इस धारा से किसानों को जोड़ने के लिए सरकार भी पहल कर रही है और कई संस्थाएं भी। आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जाना जाने वाला पतंजलि संस्थान अब जैविक खेती के लिए भी अहम कदम उठा रहा है। इस समय कई तरह के उर्वरक बनाए जा रहे हैं, साथ ही फसलों में लगने वाले रोगों के लिए भी दवाएं बनाई जा रही हैं। डॉक्टर राम कुमार बताते हैं कि वो मिट्टी की जांच करने के लिए एक किट भी देते हैं, जिससे जमीन की यथास्थिति के बारे में मुश्किल से 15 से 20 मिनट में जानकारी मिल जाती है। पतंजलि योगा और आयुर्वेद में काम करने के साथ कृषि जगत में भी काम कर रहा है, जिसके लिए हम ऑर्गेनिक क्षेत्र में बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। आज हम 45,000 से ज़्यादा किसानों को ऑर्गेनिक की ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसके लिए पतंजलि बहुत बृहद स्केल पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है, जिसमें क्रोम, पतंजलि जैविक खाद, पतंजलि पोटास और उसके साथ नेचुरल एजोटोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, केएमबी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही डिजीज मैनेजमेंट के लिए ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, वर्टिसिलियम, मेटाराइजियम भी प्रोवाइड करते हैं। नीम ऑयल के प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्गेनिक इनपुट का है और सर्टिफाइड है। जमीन की टेस्टिंग करने के लिए हम धरती का डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, जो 15 से 20 मिनट में आपके खेत में, आपके लैब पर ही टेस्टिंग किया जा सकता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन और पीएच हम एक टेस्ट कर सकते हैं। बाजार में इस समय जैविक उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, इसीलिए भी किसान जैविक व प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। रासायनिक खेती की तुलना में प्रमाणिक जैविक खेती में बुआई से लेकर भंडारण तक में विशेष ध्यान देना होता है। इस तरह की खेती करने वाले किसान प्रमाणीकरण संस्था में पंजीकृत होने चाहिए, इसीलिए उन्हें उस संस्था के मापदंडों के हिसाब से ही खेती करनी होती है। इससे गुणवत्ता बनी रहती है और बाजार में उपज का सही दाम भी मिलता है। खेती के पहले राज्य प्रमाणीकरण संस्था में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद जब किसान फसल की बुआई करता है तो संस्था के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जैविक उत्पाद की बहुत डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, लेकिन उसकी सत्यता की, प्रमाणिकता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम के द्वारा कृषि उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण किया जाता है और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को भारत सरकार की तरफ से एज ए रीजनल काउंसिल की मान्यता मिली है कि किसानों के उत्पाद का हम जैविक प्रमाणीकरण करते हैं। और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट 5 राज्यों में प्रमाणीकरण का काम कर रहे हैं। इस प्रमाणीकरण से पहले हम किसानों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके रिकॉर्ड मेंटेन कराते हैं और उनके उत्पाद का जैविक प्रमाणीकरण करने के बाद में किसान जो है अपने उत्पाद का मार्केट में अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। इसके लिए हम मार्केटिंग के लिए किसानों को दूसरी संस्थाओं के साथ उनकी टाई अप कराते हैं और आज हमारे साथ करीबन 2000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं जो अपने उत्पाद का उचित मूल्य मार्केट में प्राप्त कर रहे हैं।
कुछ संस्थाएं तो किसानों को प्रशिक्षण भी देती हैं। किसान जैविक खेती को अपनाने के लिए तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बाजार में उन्हें अपनी उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि ग्राहक को जैविक और अजैविक उत्पाद में कोई अंतर नहीं समझ आता। ऐसी समस्या का समाधान है प्रमाणीकरण जैविक खेती, जो किसान को उसकी मेहनत का सही दाम अदा करने में सहायक है। ये था हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, सूकर पालन एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। एक तो इसमें लागत कम लगती है, और बता दें आपको, अगर आप इसे अपना लेते हैं तो इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या से आप मुनाफे की ओर अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं। तो कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है, आइए जाने हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी योगदान रहा है। लगातार डेयरी और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शूकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शूकर पालन मुनाफे का व्यवसाय साबित हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शूकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं, क्योंकि शूकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि करीब 1 साल में ही इनसे मुनाफा होने लगता है। हमारे देश में कृषि के साथ अगर पशुपालन की बात होती है तो खासकर गाय, भैंस और बकरी का जिक्र आता है, लेकिन कृषि के साथ यदि शूकर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। ये बाकी पशुओं से काफी सस्ता और सुलभ है। कैसे, आइए जानते हैं। अन्य पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च होता है। प्रति किलो मांस बनने में शूकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत। अच्छी नस्ल की मादा शूकर करीब 114 दिन गर्भावस्था में रहती है। मादा शूकर हर 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं। बच्चा करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेता है। इतनी खूबियों के बाद भी इनका आहार बहुत ही साधारण होता है। शूकर सामान्य तौर पर सड़े फल सब्जी, अनाज, रसोई घर की जूठन, फार्म या कारखानों से निकला अनुपयोगी पदार्थ खाकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो आयु के हिसाब से शूकर का आहार निर्धारित किया जाए तो बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं। जैसे 1 से 2 माह तक आधा किलो दाना, 2 से 3 माह तक 1 किलो दाना, 3 से 4 माह तक 1.25 किलो दाना, 4 से 5 माह तक 1.5 किलो दाना,
5 से 6 माह तक 2 किलो दाना, गाभिन शुकरी को 2.5 किलो दाना, बच्चों को दूध पिलाने वाली शुकरी को 3 किलो दाना। चारा दाने के अलावा शुकर को हरा चारा जैसे ल्यूसन, मटर, हरी घास, ज्वार भी देना चाहिए, जिसकी मात्रा 1 किलो प्रति शुकर होनी चाहिए। वहीं दाना दिन में 2 बार देना चाहिए, जबकि हरा चारा 1 बार देना चाहिए। बहुउपयोगी शुकर से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए इनका आवास बनाते समय खास ध्यान देने की जरूरत है। आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में सुरक्षा दे सके। आवास के साथ बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शुकर आसानी से घूम फिर सके। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहनी चाहिए। शुकरों को मुख्य रूप से स्वाइन फ्लू, खुरपका, मुंहपका, शुकर चेचक, गलघोंटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान या पशुपालक शुकर पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकता है। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करे। किसान शुकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुकर पालन किया जा सकता है, जो कई गुना लाभ देने में सहायक है। आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं पशुपालक कैलेंडर। वर्तमान समय में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको इस माह का पशुपालक कैलेंडर। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसीलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। उगते सूरज के साथ बहुत स्वागत। आज आप सबका स्वागत करती हूँ देवभूमि से, उत्तराखंड से। ये कार्यक्रम बहुत लाभकारी है और हमको नई नई चीज सीखने को भी मिलती है। डीडी किसान देखती हूँ, जिससे मुझे काफी जानकारियाँ मिलती हैं। गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की। हमारी पहाड़ों की असली जो तस्वीर इस बदलते भारत की अगर हम कहें तो जो रख रहा है तो हमारा डीडी किसान चैनल ही रखता है। डीडी किसान रियली वास्तव में मोदी जी के जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, इसको 2 गुने का जो उनका सपना है उसको ये उसकी भरपाई करता है। देवभूमि उत्तराखंड से देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अगर संगीत से है आपको प्यार, तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार। सुरों की अनगिनत रंगों को लेकर दूरदर्शन नेशनल पर जल्द आ रहा है रॉक फ्यूजन, एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। अगर है आप में संगीत के प्रति जोश और जुनून, तो भाग लेने के लिए जल्द भेजें अपने म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं, बशर्ते वे प्रकृति के अनुरूप हो, और इसमें मदद करती है प्राकृतिक खेती भी। प्राकृतिक खेती कई तरह के उपयोगों को सफल बनाने में मददगार साबित हो रही है। इसी वजह से हमारी सरकार भी इस पर जोर दे रही है और अब तो हमारे किसान भी इसे खुले दिल से अपना रहे हैं। आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं इनसे कामयाब किसान की दास्तान में। प्राकृतिक खेती की सीधी सी परिभाषा है जिस खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करके गौ आधारित खाद का प्रयोग किया गया हो। मिट्टी की खो रही उर्वरकता और खाद्य पदार्थों में कम होते पोषण के स्तर को सुधारने के लिए अब किसान प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में इसकी उपयोगिता अब जरूरत बनती जा रही है। यही वजह है कि देश भर के करीब 5 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है। अलीगढ़ के किसान डॉक्टर गुणाकर खेती और पशुपालन साथ साथ करते हैं। कृषि की इस विद्या को अपनाने के पहले उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से जानकारी एकत्रित की और फिर भूमि सुपोषण के लिए कदम उठाने लगे। अलीगढ़ जिले के एक गांव में मैं पैदा हुआ और वहीं मैं पला बढ़ा। उसके बाद भारत के बहुत सारे शहरों में कई प्रकार के काम करने का मौका मिला। वर्तमान में रसायन मुक्त खेती और गौ पालन ये मेरा व्यवसाय है। रुचि के रूप में युवा और खेती किसानी से संबंधित सामाजिक क्रियाकलाप ये मेरे रुचि के विषय हैं। तो एक अनेक वर्षों तक लगातार प्रत्यक्ष अपने हाथों से खेती करने और भारत के लगभग सभी राज्यों में खेती से संबंधित और गौ आधारित खेती से संबंधित अनेक ऐसे किसान प्रकल्प उनको देखने के बाद जो मेरी समझ बनी है मैं आपसे साझा करता हूँ। मेरा मानना है कि खेती ये केवल एकांगी विषय नहीं है। ये तो न केवल सबके पेट भरने का एक तरीका है, बल्कि ये संपूर्ण जो जीव सृष्टि है उसके लिए खेती है। खेती के जो पहलू हैं मुझे लगता है कि इसके कम से कम 4 पहलू हैं: भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी। और 2 प्रश्न अगर हम करें तो इन 2 प्रश्नों में इन चारों का उत्तर आता है। खेती क्यों की जाए और खेती कैसे की जाए। खेती क्यों की जाए, हम इस पर विचार करते हैं तो लोग खेती जो करते हैं वो भावनात्मक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से और कुछ सामाजिक कारणों से लोग खेती करते हैं। खेती कैसे की जाए ये इसका एक तकनीकी पक्ष है, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। वर्तमान में हमारे सामने 2 प्रकार की नाम आते हैं, एक रासायनिक खेती, एक रसायन मुक्त खेती। तो जहाँ तक रसायन खेती की बात है तो उसका कोई और बहुत सारे नाम नहीं है। रासायनिक खेती का मतलब है उसमें रसायन डालना है, खेती करनी है। और जब रसायन मुक्त खेती की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे नाम हमारे आज ध्यान में आ जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक कृषि है, गौ आधारित खेती है, बैल आधारित खेती है, बायोडायनामिक खेती है, जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, और भी बहुत सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम देखते हैं कि हमारी जो परंपरागत खेती थी वो पूरी तरह से गैर रासायनिक खेती थी। गैर रासायनिक खेती के आधार पर हम हजारों वर्षों से खेती करते चले आ रहे थे। लगभग 10,000 वर्ष का हमारा ये खेती का इतिहास है। तो अभी वर्तमान में निसंदेह जो आधुनिक विज्ञान है उसके कारण से खेती के बहुत सारे तौर तरीके, पद्धतियाँ हमारे सामने आईं और उसका एक अच्छा और सुखद परिणाम भी हमको मिला। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उस सुखद परिणाम के साथ में कुछ दूरगामी और नकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। दूसरे, हम खेती को इस रूप में भी देखते हैं, चूँकि मेरा सामाजिक एक संबंध भी है। अक्षय कृषि परिवार नाम की एक संस्था जो खेती संबंधित सारे विषयों पर पूरे देश में काम करती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि खेती इसके 5 पहलू और जिन पर और अधिक काम होने की आवश्यकता है, कहीं कहीं काम हो भी रहे हैं। जैसे कि हमारा परिसर हमारी पहचान। किसान को आज ये बहुत ज़रूरी है जानना कि उसके आसपास जो वातावरण है वो कैसा है, उसके खेत की मिट्टी कैसी है, वहाँ हवामान कैसा है, वहाँ का तापमान कैसा रहता है, वहाँ के कीट पतंगे जीव जंतुओं की स्थिति कैसी है,
वहाँ का पानी का स्तर कैसा है, वहाँ कितनी वर्षा होती है, ऐसी बहुत सारी बातें ये किसान को जानना जरूरी होता है। डॉक्टर गुणाकर मानते हैं कि खेती एक ऐसा विषय है जिसमें आज भी कई पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है। किसान को अपने आसपास के वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, खेत की मिट्टी की सेहत पता होनी चाहिए, जिससे वो अपनी कृषि को लाभ के आयाम पर ले जा सके। इसके लिए वो भूमि के सुपोषण पर विशेष ध्यान देते हैं। तो ये हमारा परिसर, हमारी पहचान, इसके अंतर्गत ये जानना जरूरी है। दूसरे, भूमि का सुपोषण। किसान के बारे में कहना चाहूँगा अपने अनुभव से कि भूमि यदि हमारी मजबूत होगी तो हर फसल हमारी मजबूत हो सकती है। कहीं न कहीं हमारी मिट्टी का क्षरण हुआ है, भूमि का ह्रास हुआ है, कारण उसके चाहे जो भी हो, चाहे रसायन उसका कारण हो सकता है या अन्य जो हमारे जो फसल करने के तरीके हैं वो एक कारण हो सकता है। तो भूमि का मजबूत होना, भूमि का सुपोषित होना ये बहुत ज़रूरी है। और भूमि सुपोषण जो है ये किसान ही कर सकता है। भूमि का सुपोषण इसके लिए निश्चित रूप से हम जब विज्ञान की भाषा में बात करें तो कहीं ना कहीं पीएच उसका निगेटिवली इम्बैलेंस होता है, या फिर उसमें जो कार्बन की मात्रा है मिट्टी के अंदर वो कम हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी मिट्टी कमज़ोर हो गई है। वो सब करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर और जितना अधिक बायोमास हम उसमें प्रयोग करेंगे उतना उसको लाभ मिलेगा। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, अधिक करेंगे तो अधिक लाभ होगा, सीधे सीधे उसकी बात रहती है। तो उसके प्रयास भी कहीं ना कहीं कम हुए, इसलिए भूमि का सुपोषण ये उसका एक आवश्यक पहलू है। तीसरा रहता है हमारा मनुष्य और पशु चालित यंत्र, क्योंकि यंत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान खेती में है ही। हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ट्रैक्टराइजेशन ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। ट्रैक्टर के लाभ अनेक हो सकते हैं, लेकिन साक्षात खेती में हम देखेंगे तो ट्रैक्टर के अनेक प्रकार के नुकसान भी हैं। उसके विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन ट्रैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं एक कर्ज का और एक बोझ का कारण खास तौर से छोटे किसान के लिए ये बनकर रह गया। इसीलिए आज भी जहाँ जहाँ पूरे देश में मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि 40% के आसपास किसान आज भी जो है ट्रैक्टर के बिना और पशु आधारित खेती ये देश में करते हैं। तो वहाँ की जो खेती की स्थिति है वो अधिक मजबूत है, वहाँ की जो मृदा की स्थिति है वो अधिक मजबूत है। तो छोटे यंत्र, चाहे वो मनुष्य चलित हों चाहे वो पशु चलित हों, उस पर भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं काम करने की और होने की आवश्यकता है। तीसरा हमारा एक पहलू आता है कि ये जो हम बात करते हैं फसलों की, तो किसान सामान्यतः खेती करता है और खेती करने के बाद वो फसल को सीधे सीधे जाकर बाज़ार में बेच देता है। उसके कारण से ये होता है कि उसका जो एक बड़ा लाभ है उससे वंचित रह जाता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि टिल हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट। तो किसान अपना काम केवल टिल हार्वेस्ट करता है, फसल लेने तक काम करता है। फसल आने के बाद उसकी छोटा सा छोटा काम करके भी अनेक प्रयोग देश में जो चलते हैं कि उसकी कुछ नहीं है तो उसने शॉर्टिंग ग्रेडिंग कर दी, या फिर उसका कुछ नहीं है तो ठीक से पैकेजिंग कर दी। उतना करने मात्र से और किसान को एक बड़ा लाभ उसमें हो सकता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि उसका एक आर्थिक पहलू, तो आर्थिक पहलू पर शायद अधिक ध्यान दिया गया, इस कारण से हमने उत्पादन की ओर ध्यान दिया, लेकिन गुणवत्ता हमारी निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिगड़ी। तो ये सारी जो समझ हमारी बनी है, इसमें निसंदेह इस समझ को वास्तव में बनाने का काम कुछ व्यक्तिगत लोग बहुत सारे करते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं इस रूप में काम करती हैं और स्वतः संज्ञान लेकर के भी विभिन्न माध्यमों से, चाहे आज डॉक्टर गुणाकर मानते हैं कि किसान अपनी फसल से और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर फसल को किसान सीधे सीधे बाजार में बेच देते हैं तो वो अतिरिक्त लाभ को खो देते हैं, लेकिन अगर किसान कुछ बातों का ध्यान रखें तो मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। उम्मीद करते हैं इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
जो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना जो चलाई है वो इसलिए चलाई है